नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज इस समस्या के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत से लोग प्रभावित हैं और इसके लिए एक वीडियो काफी नहीं है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं डायबिटिक पेशेंट की डाइट के ऊपर कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जिसे तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि डायबिटीज, जिसे हम शुगर के नाम से भी जानते हैं, उन पेशेंट्स के लिए डाइट का क्या महत्व है? सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। हम अगर देखें तो डायबिटीज में होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। तो अब ये बढ़ क्यों रही है? अब ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? और जो भी ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ा है, ये किसके कारण बढ़ा है? तो उसके लिए ये ग्लूकोज सारा का सारा आपके भोजन से आया है। क्योंकि हमारा जो प्रचलित भोजन है हमारा इंडिया में, उस पर थोड़ा सा आप गौर करो तो आप अगर मात्रा देखो, 3 टाइम का जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, कुल मिलाकर के ये जो खाना होता है, उसमें कौन-सी चीज़ें अगर सबसे ज़्यादा क्या होती है? तो इंडियन भोजन में सबसे ज़्यादा होती है रोटी या चावल, यही गिना जाता है। मैं 4 रोटियाँ खाता हूँ, कोई कहता 5 खाता हूँ, कोई कहता मैं 2 खाता हूँ। तो रोटियाँ गिनी जाती हैं या चावल गिने, तो बिग अमाउंट जो होती है उसमें वो इन चीज़ों की है, रोटी, चावल। और ये रोटी, चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो बिग अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर हमारे जो, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन, तो उनका फिर सेकंड जो खाने के, अब चावल होंगे तो उसको क्या साथ क्या होगा? दाल होगी, चना होगा या राजमा होंगे, तो ये सब दलहन में आते हैं दालें। तो दूसरे नंबर पर दालें आ जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पर भोजन हमारा अच्छा कौन-सा माना जाता है? दूध आ जाएगा उसमें। हाँ जी, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही आ जाएगा, दूध के रूप में आ जाएगा, चाय आ जाएगी, कॉफ़ी आ जाएगी, ये। और उसके बाद आ जाएँगे सब्जियाँ, ठीक है? और फिर आ जाएँगे फल। अब यही हमारा इंडियन जो कल्चर है, वो खाना जो है वो इसी तरह से है। अब इस खाने में सारे सबसे ज़्यादा देखो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा उसमें रोटी और चावल होते हैं, और रोटी चावल जो अनाज हम, ये ज़्यादा प्रचलित जो अनाज हम खा रहे हैं, इनमें हम सभी जानते हैं आज की डेट में कि फाइबर कम है और कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च ज़्यादा है। और ये अप्रॉक्सिमेटली ये दोनों अनाज ऐसे हैं जिसमें 90% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 90%। ये हाई कार्ब्स वाले फूड हैं। और दूसरे नंबर पर आ जाएगी दाल, और दालें ज़्यादातर घरों में टूटी हुई, दली हुई या धुली हुई दालें ही इस्तेमाल होती हैं। साबुत दालें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो जितनी भी टूटी हुई, दली हुई दालें हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है अप्रॉक्सिमेटली 60% तक होती है। तो मेजर प्रोटीन भी है वहाँ, लेकिन कार्ब्स वहाँ भी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर आ जाता है दूध। अब दूध में भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी है, और हम जानते हैं कि साथ-साथ वहाँ फैट भी है। तो फैट भी जब बॉडी में प्रोसेस होती है, तो इसका भी काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, और एनर्जी किस रूप में बॉडी में प्रोड्यूस करेगी ये? ये भी टूट करके बनना तो इसका भी ग्लूकोज ही है। तो जो जो जिस रूप में हमारे सेलुलर एनर्जी के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, वो यही है ग्लूकोज, शुगर, जिसको हम, तो तो यहाँ भी एक बड़ा सोर्स है। तो आप खाने में देखो, अब ये जो नेक्स्ट आ जाता है कि फ्रूट्स हैं। हाँ, ये फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें थोड़ा जो कार्ब्स कम हैं, तो इनमें भी 10% से लेकर 20% कार्ब्स होते हैं, लेकिन निस्संदेह कम है। हालाँकि कितना भी मीठा, आप केला भी ले लो या आप अंगूर ले लो, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक कार्ब्स होते हैं। मीठे खूब हैं, लेकिन मीठे के साथ इसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। कार्ब्स के साथ संबंध है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ संबंध है। और नेक्स्ट आ जाती हैं सब्जियाँ। एक सब्जियाँ ही एक ऐसा
भोजन है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होते हैं। अलग अलग सब्जियों में अगर देखा जाए तो 0% से लेकर 10% तक कार्ब्स होते हैं इनमें। तो सबसे कम सोर्स जो है वो सब्जियों में कार्ब्स का होता है, लेकिन हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में खाया जाता है वो कार्ब्स बेस्ड फूड ही है। तो कार्ब्स जब हम इतना खा रहे हैं, बॉडी में इतना ग्लूकोज डाल रहे हैं, तो अब ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही ना। और वो देर सवेर, आज नहीं तो कल, कब तक आपकी बॉडी का सिस्टम जो है उसको संभालेगा, कब तक उसको कंट्रोल करेगा। एक एक अब उसको बढ़ना ही है और फिर उसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही है। तो यही वजह है कि हम इंडियंस में डायबिटीज़ महामारी की तरह बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा, क्योंकि रिलेशन जो है इसका वो भोजन के साथ है। तो अब ये अपने-अपने भोजन में से इस कार्ब को कंट्रोल कौन करेगा? स्वयं ही करना पड़ेगा किसी दूसरे को। हम 2 अप्रोचेज़ उसके लिए, पर अब जब डायबिटीज़ हो गई तो 2 अप्रोच पर भागते हैं। एक है तो मेडिसिन लो, बाहर से आप जितना ग्लूकोज़ अंदर है उसको निकालने के लिए या ठिकाने लगाने के, कहीं भी ठूँसने के लिए, जहाँ बॉडी से रिन्स आउट करने के लिए अब आर्टिफ़िशियल आप मेडिसिन का सहारा लो। और या फिर सही तरीका अपनाओ कि आप उसको डालना ही बंद करो, उसको कम करो। जितना बॉडी को ज़रूरत है उतना ही डले, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो वो निकाल दो। जब निकाल दोगे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है ही नहीं, तो फिर आपको उसके लिए यत्न करने की क्या ज़रूरत होगी? जी सर, तो आगे यही बात आती है कि एक डायबिटिक पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए? क्योंकि जैसे बताया है कि डायबिटीज़ जो है ये खाने की ही बीमारी है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर डायबिटीज़ किसी को हो गई है तो फिर उसको क्या-क्या कंट्रोल करना चाहिए और क्या चीज़ें स्पेशली जो खाना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बात करी कि अलग-अलग चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि ग्लूकोज़ की मात्रा क्या है। अनाजों में सा 70 से लेकर 90% तक ये ग्लूकोज़ होता है, लेकिन अनाज 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दूसरा जो है वो कम फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो फाइबर का ये फ़ायदा होता है कि ये ग्लूकोज़ को एकदम से रिलीज़ नहीं होने देता, ये धीरे-धीरे इसको रिलीज़ करता है, तो जो फ़ायदेमंद होता है। और कुछ अनाज जिनमें फाइबर कम है, जैसे चावल और गेहूँ दोनों ही ऐसी चीज़ हैं जिनमें फाइबर कम होता है और इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज़ हाई मात्रा में होता है। तो वहाँ जो है अ, ऐस ऐसे जो खाने हैं ये एकदम से ग्लूकोज़ को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट जो है, ऐसे खाने सोर्स जो हमें नहीं खाने चाहिए, ठीक है? दूसरे नंबर पर जो नहीं खाना चाहिए वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में भी क्योंकि फैट जो है या इसमें जो ग्लूकोज़ की मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो भी शुगर को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ़ अवॉइड नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि हाँ, दूध में से प्रोटीन भी मिलता है, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, तो हमें वो मात्रा कहीं न कहीं से पूरी करनी है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो तीसरी चीज़ जो जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है पैक्ड फूड, जो इंडस्ट्रियल फूड जितना भी है, क्योंकि ये डेड फूड कैटेगरी में आता है। और डेड फूड कैटेगरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट अगर हैं भी तो वो डेड फॉर्म में होते हैं, तो उनको कैलोरी का ही काम करना है, बाद में ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होगा। अगर प्रोटीन है तो वो भी ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि डेड फॉर्म में है। तो वो भी कहीं न कहीं जाकर के ग्लूकोज़ को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो पैक्ड फूड जितने भी है वो नहीं खाने चाहिए। तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार, क्योंकि जितना खाने को हाई टेम्परेचर पर जाएँगे तो क्या होगा, डेड होता चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों को भी, ज़्यादा मसाले वाला खाना ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी जो सोर्स है इसमें, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन तो है, लेकिन प्रोटीन में बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए ही नहीं, तो वो भी आप आगे चल कर के प्रॉब्लम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे खाने हैं जो सबसे पहले शुगर के पेशेंट को नहीं खाने चाहिए। तो क्या खाना चाहिए, अब उस पर आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं, सबसे कम कार्ब्स वाली चीज़ें, जो मैंने पहले भी बताया, वो है सब्जियाँ। तो सब्जियाँ जितनी ज़्यादा मात्रा में खाई जाएँगी डायबिटिक पेशेंट के लिए उतनी अच्छी है, चाहे वो रॉ फॉर्म में है, चाहे वो कुक्ड फॉर्म में है। रॉ फॉर्म में सैलेड के रूप में खाएँ और कुक्ड फूड में भी सब्जियाँ बढ़ाएँ। अगर मान लीजिए 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी कम खाएँ, लेकिन इसको बदले में 2 कटोरी सब्जी ज़्यादा खाएँ। तो पहली
जो पसंदीदा भोजन हो जाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो है सब्जियां, सैलड और कुक वेजिटेबल्स। और सब्जी जो पकाना भी है उसको हाई टेम्परेचर पर नहीं पकाना, लो टेम्परेचर पर पकी हुई सब्जी। दूसरे नंबर पर आता है उनके लिए फूड, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स यहाँ 2 तरह से मदद करते हैं, एक तो इनमें फाइबर बड़ा रिच होता है, ज़्यादा पानी होता है और इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं, जैसे बताया 10 से 20% ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मीठे से मीठा पर भी ले लो तो उसमें भी 20% ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स नहीं होते। और दूसरी बात उसमें अच्छी बात ये है कि जो ग्लूकोज़ होता भी है वो फ्रुक्टोज़ के रूप में होता है। तो फ्रुक्टोज़ जो है ये आसानी से बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि ये एक ऐसा ईंधन है जो बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है। ग्लूकोज़ तो तुरंत एनर्जी भी देता है, वो आसानी से कंज़्यूम होता है। तो सेकंड चीज़ है फ्रूट खूब खाने चाहिए। तो फ्रूट से कभी भी परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये मीठे के साथ उसको मत जोड़िए कभी हम, क्योंकि हमने शुगर नाम जब आ जाता है ना तो हम चीनी और शुगर और फिर मीठे फल उसके साथ जोड़ देते हैं उसको। मीठे के साथ इस वाले फ्रूट्स के मीठे के साथ उसका लेना-देना कुछ नहीं है। तो फ्रूट खूब उस डाइट में होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो दालें जितनी लेनी चाहिए वो हमें रॉ फॉर्म में यानी कि साबुत जो दालें हैं वो लेनी चाहिए, टूटी हुई दालें नहीं लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है कि जितने भी कार्ब्स लेने हैं, कार्ब्स का सोर्स लेने हैं, यानी कि अनाज जितने भी खाने हैं वो हम हाई ग्लूकोज वाले अनाज और कम फाइबर वाले अनाज को छोड़ करके ज़्यादा फाइबर वाले जो अनाज हैं उनको चुनें। और ज़्यादा फाइबर वाले अनाज कौन-कौन से हैं? कोदो, रागी और बाजरा, किनोआ, कंगनी, ये सभी जो अनाज हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल इंडियन भोजन है, हमें ध्यान रखना चाहिए। सदियों पहले हमारे हिंदुस्तान में यही अनाज खाए जाते थे जिनको आज पूरी दुनिया में सुपर फूड माना जाता है। लेकिन तब ये हिंदुस्तान में गरीबों का खाना माना जाता था। अब टोटल पासा पलट चुका है। जो गरीबों का खाना था वो अब अमीरों का खाना बन रहा है, वो उसको सुपर फूड के रूप में खाते हैं। और जो कभी तब जो गेहूँ चावल था वो अमीरों का खाना था, वो आज गरीबों का खाना बन गया। हमने ये तो इसको वापस फिर से बदलने की ज़रूरत है। क्या अमीर क्या गरीब उससे कोई लेना-देना नहीं है। शरीर सभी का एक जैसा है और सभी को हाई फाइबर फूड जो है वो लेने चाहिए। अनाज जो खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स लेना है, वो हाई फाइबर वाला चाहिए। सो जो रोटी है वो इन चीज़ों की बाजरा, रागी, कोदो, अब कोदो जैसी ऐसी चीज़ें जिनको आप चावल के रूप में भी खा सकते हैं और रोटी बना के भी खा सकते हैं। तो शामक चावल हो गए, ठीक है? ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेना चाहिए। तो ये दूध की जगह नट्स को और ऑयल सीड्स को दे देना चाहिए। तो वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि दूध की जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम नट्स का न्यूट्रिएंट्स एक जैसा है। आप दूध में भी देखो तो वहाँ भी फैट मिलती है, तो नट्स में भी फैट मिलती है। दूध में भी प्रोटीन मिलता है, तो नट्स में भी प्रोटीन मिलता है। लेकिन दूध में जो प्रोटीन को जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें वो अमीनो एसिड है जो एनिमल्स को चाहिए। लेकिन ये जो नट्स हैं इसमें ऐसे अमीनो एसिड है जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए, जो किसी को भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो इधर जो नट्स हैं इनमें भी विटामिन्स मिनरल्स हैं और दूध में भी विटामिन मिनरल्स हैं। तो सब इन दोनों का एक एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमें दूध से हट करके नट्स पर जो जो आना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट इस तरह से अपनी डाइट को अगर मॉडिफ़ाई करते हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर वो ड्रिंक कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करें। एक्सरसाइज करें। आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट सैर करना स्टार्ट होता है तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो उसके इसके साथ भी आप जो ग्लूकोज़ डाल रहे हो उससे बर्न होगा उसका, तो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। तो ये छोटे-छोटे चेंजेज़ डाइट में करके, लाइफ़स्टाइल में करके इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। ये बीमारी फिर कहूँगा कि ये भोजन की ही बीमारी है और ये भोजन से ही ठीक होती है। गलत भोजन की वजह से आती है, सही भोजन की वजह से ये ठीक हो जाती है। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि किस तरह की डाइट ले करके आप अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ
क्योंकि आपका कमेंट हमें रास्ता भी दिखाता है और मोटिवेट भी करता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।